हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 6 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, बच्चों की जो विकास का क्रम होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन पी कहता है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क कहता है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बच्चा में बहुत विविधता है। ठीक है, तो पी भी सही है, आर भी सही है। तो पी और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है पी की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उगाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के लिए किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह जो है समीप दूर अभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन पी बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। गलत। तर्क देखते हैं, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। यह भी गलत। तो पी और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो यह जो है क्या है, पूर्व साकारात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है? तो पार का सही उदाहरण है संकेत एवं इशारा देना। ठीक है, ये पार का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई साहब इसको स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। लेव वैगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ये किसका मानना है? लेव वैगोत्स्की का मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको भी स्टार लगा लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो यह जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको स्टार लगा लीजिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले देखते हैं, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। चलिए इसको भी स्टार लगा लीजिए आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ये है, पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो यह जो है मातृभाषा, घर की भाषा को प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैठने की अवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? तो यह जो है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और को ध्यान रखने में मदद करेगा? तो यह जो है संकलन व संदर्भित। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, इसका उद्देश्य ही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशन का क्या अर्थ है? तो समावेशन का जो है सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यही समावेशन का अर्थ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मानित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यह जो है प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो यह जो है पढ़ना कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो यह जो है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ठीक है, ये प्रभावी सबसे अच्छी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जानकारी और जल्दी सही तरीके को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए ... करना चाहिए। तो यह जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तरण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यह जो है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ठीक है, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो?
ठीक है, उसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो सार्थक सीखने के लिए बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आप इसको स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है। तो क्या है? अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है। तो यह जो है कलन विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच भातियाँ उनके बारे में क्या बतलाती है? तो अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ यह बतलाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ठीक है, तब गर्व कारण माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यह जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। 25, 34, 7 में कितने सैकड़े सौ हैं? इजी क्वेश्चन। तो कितने हैं, यानी कि 25, 34, 7 में, यानी कि हम 253 से 100 से गुना करेंगे प्लस 47, तो हमारा मान इतना निकल जाएगा 25, 34, 7। तो यानी कि 253 से गुना करते हैं 100 से, यानी कि 253 मेरा क्या हो गया? सैकड़ा हो गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 गुना 4 से अधिक हूँ। मेरे इकाई और दाहें के अंक बराबर हैं। तो अब लीजिए, यानी कि 24 गुना 4 करते हैं हम, तो मेरा कितना आएगा? 24 96। तो 96 क्या है? विषम संख्या नहीं है, लेकिन दोनों अंक क्या इकाई हैं और दाहिने अंक बराबर हैं। तो हम 88 को लेते हैं, बिल्कुल नहीं। 87 को बिल्कुल नहीं। 97 ये भी नहीं। 99 को लेते हैं, तो 99। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 27, 68, 75 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो 27, 68, 75, तो 2 स्थानीय सातों का मान क्या है? यानी कि 70,000। उसके बाद फिर 70,000 में आप 70 को घटा दीजिए, तो बचा कितना मेरा? 59,930। तो 59,930 वो यहाँ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.013 और 0.07 का गुणनफल
कितना होगा? तो यह गुणनफल जो है 0.00091। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। बच्चों का पसंदीदा पेय और बच्चों की संख्या: दूध 30, कॉफ़ी 25 और चाय 35, नींबू पानी 10। तो टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। ठीक। अब कहता है क्या कि नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या 1/5 है। तो यहाँ नींबू पानी नहीं, गलत बात है। अच्छा, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बिल्कुल कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। तो हम क्या देखते हैं, कॉफ़ी में कितना है? 25 है, टोटल जोड़ देते हैं 100 है, तो 100 बट्टे यानी कि 1/4 सही है। ये ऑप्शन बी राइट आंसर, 1/4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। 2 बजे घड़ी की सुइयां द्वारा बनाए जाने वाले कोण की मान क्या होगी? तो पहले हम क्या लेते हैं, सुई की घड़ी की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। तो पूछा कितना? 2 बजे यानी कि 2 घंटा। तो 30 दूनी 60, 200 गुना कर दीजिए, 30 दूनी 60 यानी कि 60 डिग्री बनाएगा कोण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च होगी? तो पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ये 18.50 प्रति वस्तु की दर से 16 दर्जन यानी कि 16 गुना 12 कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अब 18.50, तो टोटल कितना हो गया मेरा? यानी कि 35.52। ठीक है। ए का 35.52 है। उसके बाद हम करते हैं क्या है, बी का देखते हैं। 21 प्रत्येक पैकेट की दर से 170 यानी कि 21 गुना 170 करते हैं गुना, तो 36.55 होता है मेरा। तो बी का 36.55 है। सी का देखते हैं। 25 प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन। ठीक है। तो 12 गुना 12 यानी कि 25, 3600 आता है इसका। तो और उसके बाद डी का देखते हैं। 16.50 प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट, तो इसको गुना करते हैं तो 3630 आता है। तो ए मेरा कितना आया है? 3552। बी कितना आया है? 3655। सी आया है 3600 और डी आया है 3630। तो सबसे कम आया है मेरा यानी कि 3552। तो 3552 क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 38 पे देखते हैं। विभिन्न सप्ताहों में से एक पौधे की लंबाई परिवर्तन को सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। सप्ताह 1 में 0.5, सप्ताह 2 में 2.7, सप्ताह 3 में 5.8 और सप्ताह 4 में 8.6 और सप्ताह 5 में 11.5। पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बीच, 2 या 3 सप्ताह के बीच। तो हम देखते हैं पहले सॉल्व करके। ठीक है। तो 1 और 2 सप्ताह की लंबाई में परिवर्तन हुआ है यानी कि 2.7 से 5 को आप घटा दीजिए तो बचा कितना मेरा? 2.2 cm। ठीक। उसके बाद सप्ताह 3 और 4 से लंबाई को घटाते हैं तो बचता है कितना मेरा? 3.1 cm। और सप्ताह 3 से 4 को घटाते हैं तो बचता मेरा कितना है? 2.8 cm।
उसके बाद सप्ताह 4 और 5 से घटाते हैं तो 11 यानी कि 2.9, तो 2.9 हो गया। तो सबसे यहाँ जो है सप्ताह बी में जो है सबसे कम हुआ है। ठीक है, तो सप्ताह बी में सबसे कम हुआ तो ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि 2 और 3 सप्ताह। ठीक है, 2 और 3 सप्ताह में सबसे कम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः है। तो हम पहले देखते हैं कि घन में 6 फलक हैं, तो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं बेलन में 3 फलक है, तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। उसके बाद घनाभ में 6 फलक है, 6 यहाँ है, यहाँ भी है। उसके बाद गोले में 1 फलक, यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बेलन का जो आयतन होता है पाई r²h, और गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई r²h। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? तो यह जो है 9/10 गलत, 3/11 यह भी गलत, 26/29 यह भी गलत है, तो 17/24 होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 cm है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या है? तो पहले हम 5 मित्रों की निकालते हैं, यानी कि 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147 प्लस एक्स का निकालना है हमको, बट्टे 5 बराबर 150। तो मेरा कितना हो गया 601 प्लस एक्स बराबर 150 गुना 5। तो यहाँ कितना एक्स बराबर 750 माइनस 601, यानी कि एक्स बराबर मेरा 149। 5वीं जो मित्र थी वो उसकी जो है 149 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना 826। ठीक, टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना 834। ठीक है, अब कहता है क्या, किस टीम ने मैच जीता और कितने रनों से? तो यानी कि 834 में से हम 826 को घटा देंगे तो बचा कितना 8 रन। ठीक है, और 8 रन यहाँ है, तो 8 रन टीम बी ने जीता 8 रनों से, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो 210 यह गलत है, 280 यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं? तो ई यह भी गलत है, टी यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो पहला देखते हैं, छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं। दूसरा देखते हैं, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं। यह भी नहीं। चलिए तीसरा देखते हैं, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। तो यह जो है रचनात्मक का सही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षण है? तो पहला देखते हैं, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। तो यह सही है। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। तो यह बिल्कुल गलत है। औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए। तो यह भी गलत है। 4 देखते हैं, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह सही है। तो 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग हिस्सा नहीं है? तो पाठ्यचर्या का हिस्सा जो नहीं है तो वो क्या है? रैखिक समीकरण हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, पहला देखते हैं, गणितीय संकल्पनाएं पद अनुक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो यह सही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। तो यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर एक सही हो तो आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिखा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है? तो ये देखते हैं। पहले कहता है कि छात्र को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिया जाना चाहिए। नहीं। बी देखते हैं, वे 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पनाओं को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा दृश्य करना चाहिए। तो यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? पहले तो देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि ऑप्शन ए कि पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चित्रों, चिन्हों और रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। इस सेट में जितने भी से पढ़ाए हैं सब इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है योग, स्थानीय मान, व्यकलन। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही है। वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और जब उसके पास 8 कंचे बचे, उसके कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? तो पहला योग 1
योग पर एक क्या है, संदर्भात्मक प्रश्न है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डॉट डॉट को बढ़ावा देना। पहला देखते हैं ड्रिल एवं अभ्यास द्वारा, यह गलत। दूसरा देखते हैं गणित में रुचि, यह सही है। समस्या समाधान कौशल, यह भी सही है। कलन विधि पर बल देना, यह गलत है। तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, वे अदैच्छिक क्रम में दिए गए हैं। तो पहला जो है प्रश्न को पढ़ना, ठीक। दूसरा है प्रश्न को समझना, पहले पढ़ना है उसके बाद समझना। उसके बाद गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, तीसरा। और चौथा है गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना। और 5वां है उत्तर को प्रतिपादित करना, ठीक है। तो 3 पहले, उसके बाद 1, 2, 5, 4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है, यह इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखते हैं 136 एवं 142 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए, यह गलत है। 2 संख्याओं का योग 35 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह भी गलत है। चलिए एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 3:5 के अनुपात में है, तो आयत की परिमाप 65 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यह भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 4 संख्याओं के सूचीबद्ध कीजिए और 7 दाहियों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है, यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है, तो यह जो क्या है अशस्त्र अंत परीक्षा, इसके द्वारा क्या किया था, आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 45 को 5 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में संबंधित से अतियुक्त है। तो पहला देखते हैं छात्र के पास गुना की संकल्पात्मक समझ नहीं है, तो यह बिल्कुल नहीं है। छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन के विस्तारित करने में सक्षम है, यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 60 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिकृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये अर्थ की व्याख्या करता है। तो पहला कथन देखते हैं। गणित में आकलन के प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। मठ गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं मझगांव से नागरकोइल की दूरी जो है कितना है, 1134 है। तो समय कितना है, 21 घंटा है। तब कहता है कि औसत चाल बराबर 1134 से हम भागा दे देंगे 21 को, तो मेरा कितना निकल गया, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो औसत चाल सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 54
गुना 5/18, तो 18 तिया 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि 15 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ओ के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए और बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? तो पहले क्या लेते हैं ओ, ठीक है। तो ओ से कितना है 120 मीटर है और ए से कितना है 90 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर, तो मेरा कितना हो गया यहाँ 120 का स्क्वायर यानी कि 4400 प्लस 90 का स्क्वायर 8100 बराबर बी ए। तो इसको बी ए बराबर कितना हो गया मेरा, यानी कि 2250, तो कितना हो गया 105 मीटर। तो 105 मीटर कहाँ है, सॉरी 150 मीटर होगा, दक्षिण पूर्व 150 मीटर दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन देखते हैं ए, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा पर उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो यह जो है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 100 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी होगी, तो फिर क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ठीक है। तो उसके बाद 14.2 सेंटीमीटर यानी कि 14.2 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 1562 मीटर। तो 1562 मीटर को हम 1000 से भाग दे देते हैं, तो 1562 मीटर को 1000 से भाग दे देते हैं, कितना 1.562 मीटर, 1.526 मीटर, यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर कौन सा है? तो यह जो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। इसको तीनों किनारे जो है अरब सागर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल के ताल पर डांडिया को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडिया के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम था तथा उस राज्य का नाम जहाँ से लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो यह जो है चेराव और मिजोरम, यानी कि चेरा नाच का नाम क्या है चेराव और राज्य का नाम क्या है मिजोरम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। नाम है विशेंद्री पाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर सही कथन को चुनिए। तो पहला देखते हैं, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये सरासर गलत है। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। यह भी गलत है। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। यह भी गलत है। दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह सही है। दूसरा देखते हैं, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। गलत है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, इस वृक्ष के तने जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो इसे पाइप से जल निकालकर पीते हैं। यह सही है। चौथा देखते हैं, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह भी सही है। पांचवा देखते हैं, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। यह गलत है। तो सही कौन कौन है? 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ठीक है ऊंचाई पर बनाते हैं। इस घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो ये गांव जो है असम में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबलता हुआ टेपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो यह जो है केरल में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो यह जो है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है? तो पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशियों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार धान की फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है? तो यह जो है सीखने का विस्तार। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया है। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होगी? तो यह जो है प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, यह जो है सबसे लाभदायक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मानने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है?
तो यह जो है परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ठीक है, ये सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति मानी जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, इसीलिए नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो यह क्या है? समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह जो है कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। ठीक है, ये सर्वाधिक उपयुक्ति है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना EVS इम्पोर्टेंट है कि विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो यह जो है संकल्पना मानचित्र बनाना। ठीक है, यह आवश्यक चरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। तो यह जो है समग्र विकास से, किससे संबंधित है? समग्र विकास से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ये जो है उदाहरण है पर्यावरण का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में बुद्धि के लिए शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो पहला है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान से केंद्रित करना, बिल्कुल गलत। दूसरा देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एक एकीकरण करना, यह सही है। तीसरा देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसी आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो वह जो है अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सी है? तो यह जो है जल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के आकलन एक शिक्षक को कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? तो यह जो है क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत किए। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो
तो यह जो है पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के रूबिक्स द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब लैंग्वेज हिंदी है। ये कुछ निर्देश है 91 से 99 तक। आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो लोगों की जो है अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की यह जो है स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, सभी बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है। बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों की आवश्यकताएं स्वतः विभिन्न होती हैं। यह भी नहीं। विभिन्न बच्चों की आवश्यकताएं विभिन्न होती है, यह है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न भिन्न शब्द, तो यह जो है पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? तो हमें जो है लचीला शिक्षा पद्धति चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, इसीलिए जो है अधिक ध्यान देना आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थकता का उपयुक्त विलोम शब्द है, तो क्या है? निरक्षरता। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारित शब्द में प्रत्यय है, तो यह जो है इत। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित समाज। क्या है? शिक्षित समाज सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 100 से 105 तक जो है कविताएं हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता का मूल स्वर है, तो कविता का मूल स्वर जो है यह क्या है? मुक्ति है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? तो चिड़िया से जो है अपने घोंसले से बाहर निकलने, उड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है? तो यह जो है चांद सूरज की, इसकी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसले की दुनिया ... तो घोंसले की दुनिया जो है यह सीमित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है? तो चिड़िया की खुशी से जो है धरती और आसमान खुश है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गगन का पर्यायवाची शब्द जो है वो अनिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप से लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है?
तो यह जो है दृश्य है, अधिगम शैली क्या है, दृश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? तो वह जो है वचन पे काम कर रही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शिक्षार्थियों नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो यह जो है शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है विद्यार्थी के अधिगम के विकास में सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास 1 से शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल की वृद्धि करने हेतु समक्ष बनाता है? तो यह जो है रोल प्ले। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यह जो है पाठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया गया है। इस समूह के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? तो यह जो है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक के समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? तो पठन अवबोधन जो है यह पठन सामग्री के साथ अंततः क्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इसको आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों को रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? तो यह जो है खुले अंत वाले प्रश्नों को। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? तो यह जो है यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था, यह सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? तो यह जो है संदर्भों में। ठीक है, संदर्भों में सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ बिछड़ रहे हैं यह जानना जरूरी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन।
रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस प्रकार आधारित होना चाहिए? तो यहाँ जो है विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप लोग को।